हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। तो मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुद्रा और वित्तीय प्रणाली। मुद्रा और वित्तीय प्रणाली में आज का टॉपिक है वित्तीय बाजार के उपकरण। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बगल में एक बेल आइकन बना होगा, उस पर प्रेस करें और ऑल पर सेट कर दें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नो ड्रामा नो एक्शन, ओनली एजुकेशन। वित्तीय बाजार के उपकरण। देखिए यहाँ पे वित्तीय बाजार के उपकरण माने वित्तीय बाजार में कौन कौन से चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, सामग्रियाँ होती हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हम जानते हैं पहले वित्तीय बाजार क्या होता है। वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार क्या होता है? वित्तीय बाजार कोई वास्तव में कोई बाजार नहीं होता और न कोई विशेष स्थान होता। मतलब कि जितने भी उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण व राजस्व के सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं, उन सभी को सामूहिक रूप से वित्तीय बाजार कहा जाता है। मतलब कि जहां भी पैसे का आवागमन, धन का आवागमन होता है, वो सारे सेक्टर्स क्या कहलाते हैं? वित्तीय बाजार कहलाते हैं। ठीक है। तो वित्तीय बाजार क्या होता है? जहां मुद्रा अर्थात धन का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, वह क्या है? वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार वह सेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अब मुख्य टॉपिक पे अपने पहुंचते हैं कि वित्तीय बाजार के उपकरण कौन कौन से हैं। अब प्रश्न है कि वित्तीय बाजार के उपकरण का क्या तात्पर्य है। लेकिन एक चीज और मैं चाहूंगा कि वित्तीय बाजार के बारे में थोड़ा सा और भी हल्का सा बता दें कि जो हमारा जो वित्तीय बाजार है, इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। वित्तीय बाजार की कुछ विशेषताएं होती हैं, इसको भी जान लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वित्तीय बाजार की पहली विशेषता होती है कि इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। जो क्षेत्र है वो हमारा क्या है? विस्तृत है। विस्तृत क्षेत्र विस्तृत होने का मतलब क्या होता है? कि इसका प्रयोग हम सभी सेक्टर्स में करते हैं, सभी क्षेत्रों में करते हैं। अभी मैं बताया कि उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, जितने भी ये सेक्टर्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, जहाँ पैसे का आवागमन होता है, चाहे वो सर्विस देने के बदले, चाहे क्रय विक्रय करने के बदले, वो सब क्या है? वित्तीय बाजार है। तो इसका क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि बाजार के प्रकार। बाजार के प्रकार, ये भी इसकी एक विशेषता है। बाजार के प्रकार दो रूपों में होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है मुद्रा बाजार और एक होता है पूंजी बाजार। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि मुद्रा बाजार हमारा क्या होता है, पूंजी बाजार क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार। चूंकि इसका विस्तृत वर्णन हम बाद में करेंगे, एक अलग ही टॉपिक है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार संक्षिप्त में समझ लीजिए कि जहां अल्पकालीन संपत्तियों का आदान प्रदान किया जाता है, जहां अल्पकालीन शॉर्ट टर्म एसेट्स का जहां आदान प्रदान किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है, वो मुद्रा बाजार कहलाता है। और जहां दीर्घकालीन परिसंपत्तियों का आदान प्रदान किया जाता है, वो हमारा पूंजी बाजार कहलाता है। तीसरा है उप बाजार। उप बाजार, ये उप बाजार क्या होते हैं? इन मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के अतिरिक्त भी बहुत सारे बाजार होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल का बाजार, व्यापारिक बिल का बाजार, अविलंब मुद्रा बाजार, ऐसे ऐसे बहुत सारे बाजार होते हैं, छोटे छोटे। इसके बाद से अगली विशेषता है तरलता व सुरक्षा प्रदान करना। तरलता व सुरक्षा प्रदान करना। वित्तीय बाजार हमारा क्या करता है? मुद्रा की तरलता कर लाता है और उसकी सिक्योरिटी प्रदान करता है, उसमें सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या करता है?
ये कोषों की मांग और पूर्ति के बीच संतुलन अर्थात सामंजस्य बनाए रखने का कार्य करता है। यह क्या है, जितने भी प्रकार के हमारे कोष होते हैं उन कोषों में मांग और पूर्ति में क्या बनाता है, संतुलन बनाने का कार्य करता है, बनाने का कार्य करता है। ठीक है, ये केवल सिंपल सा थोड़ा सा पार्ट्स था वित्तीय बाजार, क्योंकि वित्तीय बाजार के जब उपकरण हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा वित्तीय बाजार के बारे में भी जानकारी हमारी होनी चाहिए। अब आइए शुरू करते हैं वित्तीय बाजार के उपकरण। वित्तीय बाजार में वह कौन कौन से प्रमुख उपकरण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वित्तीय बाजार के उपकरण। वित्तीय बाजार के उपकरण, ध्यान दीजिएगा, वित्तीय बाजार का पहला उपकरण क्या होता है? पहला उपकरण होता है चेक। उपकरणों को यहां पे हम प्रलेख पत्र भी कहा जाता है। उपकरण को क्या कहा जाता है? प्रलेख पत्र के भी नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है चेक। ठीक है, चेक, ये चेक क्या होता है? देखते होंगे कि चेक सामान्यतः बैंकों के द्वारा जारी किया गया रहता है, कस्टमर को मिलता है। कस्टमर को भुगतान करने के लिए या आसानी से करने के लिए इस तरह की सुविधाएं बैंकों के द्वारा दी जाती है। अर्थात चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है, बहुत ही एक अच्छा साख पत्र है, लोकप्रिय साख पत्र है, जो किसी भी प्रकार का भुगतान अर्थात मुद्रा का भुगतान हम सरलता पूर्वक कहीं भी किसी भी व्यक्ति को आसानी से कर सकते हैं। अर्थात चेक किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, निर्मित किया जाता है, ग्राहक को भुगतान करने के लिए। ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार उसका भुगतान करता है, जिसमें कस्टमर अर्थात लेखक, चेक का जो लेखक है, जिसको बैंक ने चेक इशू किया है, उसका लेखक किस बैंक को यह आदेश देता है कि अमुक व्यक्ति का, जिसका नाम चेक पर लिखा गया होगा, आप भुगतान सरलता पूर्वक आसानी से अतिशीघ्र लिखित धनराशि का कर दें। तो इसे क्या कहा जाता है? चेक कहा जाता है। यह चेक जानते ही होंगे कि दो तरीके का होता है। एक होता है वाहक चेक, वाहक चेक, और दूसरा होता है इसमें आदेशित चेक। वाहक चेक क्या होता है? वाहक चेक का मतलब होता है कि जो चेक शीघ्र भुगतान करने के लिए जारी किए जाते हैं उसे वाहक चेक, और जो चेक पर खास तौर से उस किसी विशेष व्यक्ति के नाम से सीधे उसके खाते में हस्तांतरित करने के लिए जारी किए जाते हैं तो उसे आदेशित चेक। वाहक चेक में होता है कि जिसके हाथ में चेक उसी का पेमेंट, लेकिन आदेशित चेक में ऐसा नहीं होता है। इसमें लिखित व्यक्ति के नाम से जारी किया जाता है और उसी के खाते में उसका पेमेंट किया जाता है। दूसरा इसमें होता है सेकंड है विनिमय बिल। विनिमय बिल, अब प्रश्न है कि विनिमय बिल क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोग पढ़े ही होंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि ये भी एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, और इसमें एक निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय पर देने का वचन दिया जाता है। ठीक ना? ये भी विनिमय विपत्र कई प्रकार के होते हैं। दर्शनी बिल होते हैं, मुद्दत बिल होते हैं, देसी बिल होते हैं, विदेशी बिल होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कि संक्षिप्त में मैं लिख दे रहा हूँ, एक होता है देसी बिल और एक होता है विदेशी बिल। विदेशी बिल, ठीक ना, जो देश के अंदर एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को लिखे जाते हैं। देसी बिल जो इंटरनेशनल मार्केट में विदेश के व्यापारियों के द्वारा लिखे जाते हैं, विदेशी बिल। उसी तरह एक होता है दर्शनी बिल और डी होता है मुद्दत बिल। मुद्दत बिल, दर्शनी बिल का मतलब होता है कि जो बिल शीघ्र भुगतान करने के लिए, अर्थात उसका दर्शन नाम है, दर्शन देते ही उसका पेमेंट कर दिया जाता है,
दर्शनी बिल। मुद्दत बिल मतलब एक लंबे समय के अंतराल पर जिस बिल का भुगतान किया जाता है मुद्दत बिल होते हैं। ठीक इसी तरह एक तीसरा इसमें पॉइंट है, प्रतिज्ञा पत्र भी होता है। प्रतिज्ञा पत्र जिसको प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। ये भी बिल की ही भांति होते हैं, लेकिन बिल में 3 पक्षकार होते हैं, इसमें 2 ही पक्षकार होते हैं। इसमें भी एक व्यक्ति, अमुख व्यक्ति, ये भी शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है। इसमें भी एक अमुख व्यक्ति किसी निश्चित व्यक्ति को या किसी निश्चित व्यक्ति के सम्मुख यह वचन देता है कि निश्चित धनराशि निश्चित समय पर उसको भुगतान कर दी जाए। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक होता है हुंडी, 3 नंबर के बाद 4 नंबर। हुंडी क्या होता है? हुंडी भी पैसे को भेजने का एक माध्यम, एक जरिया होता है। क्योंकि इसका प्रचलन इस समय बहुत कम है, लेकिन पहले के समय में जब बहुत सारे सुविधाएं नहीं थे हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए, तो उस समय हुंडी लिखी जाती थी। हुंडी सामान्यतः भारतीय भाषा में लिखी जाती थी, सबसे अधिक मुड़िया भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता था। इस हुंडियों में भी बहुत तरीके की हुंडियाँ होती है, जैसे होनहार हुंडी होती है, सहयोग हुंडी होती है, फरमान हुंडी होती है और जोग हुंडी होती है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा इस समय इम्पोर्टेंस नहीं है, जानने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आते हैं 5वें पॉइंट की ओर। 5वां हमारा एक होता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट बैंक के द्वारा जारी किया गया रहता है। किसी भी व्यक्ति को कहीं दूर दराज पेमेंट करना होता है, बड़ी अमाउंट का पेमेंट करना होता है, तो पैसा लेकर एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा नहीं, तो उस अमुक व्यक्ति के नाम से बैंक के को धनराशि देकर एक कागज पर प्रपत्र पर लिखवा लेता है कि फला बैंक को ये आदेश दे दे कि निर्धारित समय पर हमारे मांगे जाने पर या उस पार्टी को मांगे जाने पर इस धनराशि का भुगतान कर दिया जाए, तो इसे बैंक ड्राफ्ट कहा जाता है। बैंक ड्राफ्ट भी पैसे को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने का एक माध्यम है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पेमेंट करने का एक जरिया होता है। अगला है यात्री चेक, 6 नंबर पे आता है यात्री चेक। यात्री चेक, ट्रेवलर चेक क्या होता है? देखते होंगे कि बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पे, एक देश से दूसरे देश पे टूर के लिए जाते हैं। वहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो लेके जाना कैश बहुत आसान नहीं। आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक साधन है पैसे का ट्रांजैक्शन करने के लिए, लेकिन फिर भी या ट्रेवलर चेक का यूज आज भी वैसे ही किया जा रहा है जैसे कि पहले किया जाता था। कैसे कि ट्रेवलर चेक के जरिए हम कहीं भी किसी भी प्रकार का भुगतान कर सकते हैं। अर्थात जिस तरह एक नॉर्मल चेक होता है जो हमारे कंट्री में, हमारे देश में एक बैंक एक कस्टमर को जारी करती है कि आप किसी भी प्रकार का भुगतान कर सके, उसी तरह एक टूरिस्ट को भी बैंक ये जारी करती है ट्रेवलर चेक कि आप कहीं भी भ्रमण के लिए जाए और अपना किसी भी प्रकार का भुगतान, जैसे बैंक का, होटल का या खाने के बिल का, शॉपिंग मॉल का, etc, कोई भी मतलब पेमेंट आप आसानी से भुगतान कर सकते हैं। अगला एक होता है कोषागार विपत्र। कोषागार विपत्र जिसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी पेमेंट होते हैं वो ट्रेजरी के माध्यम से होते हैं, जिसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है। सरकार को जब भी ऋण की आवश्यकता होती है, वो भी अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ऋणों को लेने के लिए वो ट्रेजरी बिल का प्रयोग करती है और ट्रेजरी बिल के माध्यम से वह अल्पकालीन बड़ी से बड़ी अमाउंट आप वो ले लेती है या पेमेंट कर देती है। एक इसी तरह होता है 7-8 नंबर क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड, ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर होता है। जो आपका प्लास्टिक का एक एटीएम वाला जो कार्ड मिलता है वो डेबिट कार्ड होता है, कहीं भी लगाइए पैसा निकाल लीजिए, वो डेबिट कार्ड। लेकिन क्रेडिट कार्ड वैसा नहीं होता। आपका बैंक में अकाउंट है, बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है, आपके अकाउंट में पैसा हो या न हो, उसकी एक लिमिट होती है कि आप इतने अमाउंट तक आप भुगतान कर सकते हैं। पैसा हो या न हो वो तो बाद में बैंक आपसे ले ही लेगी या बैंक में आप जमा ही कर देंगे। आप कहीं भी टूर पे जाएं, शॉपिंग मॉल में जाएं या कहीं होटल्स में जाएं या किसी भी कहीं भी जाएं, किसी भी तरह का पेमेंट हो क्रेडिट कार्ड के जरिए किया जा सकता है। ये भी एक तरह से ट्रेवलर में
ट्रेवलिंग के दौरान ही इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी बड़े बड़े लोग जो जिनके पास पैसे हैं या कोई भी आजकल आम व्यक्ति भी क्रेडिट कार्ड इशू करा सकता है, जो किसी भी तरीके का पेमेंट आसानी से कर सकता है। अगला इसमें है टॉपिक कि सरकारी बॉन्ड्स। 9 नंबर, सरकारी बॉन्ड। ये क्या होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? जब भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक सर्टिफिकेट वो इशू करती है जिसे गवर्नमेंट बॉन्ड कहा जाता है। जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जब पैसे की आवश्यकता होती है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को ले लीजिए, हम अपने लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं तो गवर्नमेंट के पास हम अपना पैसा लगाते हैं, जमा करते हैं। लाइफ को सिक्योर करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट प्रीमियम जमा करते हैं, जिसके लिए वह लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हमको क्या करता है? जीवन की सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बदले में एक सर्टिफिकेट देता है जिसे बॉन्ड का नाम दिया गया। इसी तरह बहुत सी ऐसी कंपनियां, बहुत सी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सरकारी बॉन्ड इशू करती है। इस बॉन्डों का क्रय विक्रय भी किया जाता है, खरीदा बेचा भी जा सकता है। अगला है 10 नंबर में शेयर। शेयर को अंश भी कहा जाता है। शेयर क्या क्या होता है? जब किसी भी कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, अपनी पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो ऐसी दशा में कंपनी आम पब्लिक या जनता में शेयर इशू करती है। मतलब एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिस पे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लिखा गया रहता है। कोई भी पर्सन उस शेयर को क्रय कर सकता है। जब भी क्रय करेगा तो उसे उतना अमाउंट उसे देना पड़ेगा। जब देगा तो वो पैसा जाएगा सीधे कंपनी में और आपको कंपनी का सर्टिफिकेट, जिसे शेयर कहा जाता है, वो प्राप्त होता है। कंपनी उस पैसे से अपना कारोबार या बिजनेस करेगी, और जब बिजनेस करेगी तो उसका कारोबार में वृद्धि हो गया, उससे प्रॉफिट जो होगा तो उस प्रॉफिट का जितना शेयर आप खरीदे होंगे, जितना रुपया इन्वेस्ट किए होंगे, उसके लाभ के बदले में उतना जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको दे देगी, जिसे डिविडेंड या लाभांश कहा जाता है। यह जो शेयर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है समतांश और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। समतांश क्या होता है? पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? समतांश जो व्यक्ति लेते हैं वो कंपनी के वास्तविक शेयर होल्डर्स माने जाते हैं, अर्थात कि ऐसे अंश जिस पर कंपनी के समापन के समय या सबसे अंत में पैसा पूंजी पाने का, शेयर का पैसा पाने का अधिकार होता है। लाभांश सबसे अंत में पाने का अधिकार होता है। लेकिन ऐसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के असली स्वामी माने जाते हैं, उन्हें कंपनी की सभा में भाग लेने का अधिकार होता है। तो ऐसे शेयरों को इक्विटी शेयर कहा जाता है, समता अंश कहा जाता है। पूर्वाधिकार अंश क्या होता है कि ऐसे अंश जिस पे लाभांश और पहले पाने का अधिकार होता है, पूंजी भी पहले पाने का अधिकार है। किसकी तुलना में? समता अंशों की तुलना में। लेकिन जो शेयर खरीदेगा वो कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होंगे। तो ऐसे अंशों को क्या कहा जाता है? पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है डिवेंचर्स। 11 नंबर पे है ऋण पत्र। ऋण पत्र, इसको क्या कहा जाता है? डिवेंचर। ये डिवेंचर्स क्या होते हैं? जिस तरह हमारे शेयर्स होते हैं उसी के रूप में ही एक दूसरा भाग है डिवेंचर्स होते हैं। जिस तरह कंपनी को एक पैसे की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है, तो वहाँ पे शेयर इशू करती है, ठीक उसी तरह वह डिवेंचर्स भी इशू करती है। शेयरों की भांति होते हैं। अंतर क्या होता है कि जो व्यक्ति शेयर्स खरीदता है उस पर कंपनी को जो लाभ होता है उस पर लाभ में हिस्सा अर्थात डिविडेंड, लाभांश पाने का अधिकार होता है। लेकिन जो व्यक्ति डिवेंचर्स खरीदता है उस पर लाभांश पाने का अधिकार नहीं होता है। वो क्या होता है? एक ऋण का प्रमाण पत्र होता है। कंपनी को चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिवेंचर पर एक निश्चित रेट से ब्याज की दर दी गई रहती है। उस पर प्रति वर्ष या प्रति तिमाही, प्रति छमाही उसे एक ब्याज पाने का अधिकार होता है। और ऐसे जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो कंपनी के क्या माने जाते हैं? ऋणदाता माने जाते हैं। यह माना जाता है कि कंपनी ने हमसे उधार पैसा लिया है और उसके बदले में ब्याज दे रहा है,
जब भी ऋण पत्रधारी चाहें तो अपनी पूंजी को वापस ले सकते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये सब नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेगा आपका डिटेल से। ठीक है, तो यही था आपका वित्तीय बाजार के उपकरण, या जिसको प्रलेख के भी नाम से जाना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ये टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त हो गया। इसमें सिंपल सा एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि वित्तीय बाजार क्या है, इसकी विशेषता बताइए, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरा एक क्वेश्चन बन सकता है कि वित्तीय बाजार के कौन कौन से उपकरण हैं, इन्हें संक्षेप में समझाइए। यदि ऐसे क्वेश्चन आता है तो ये सारे टू द पॉइंट्स होंगे 11 ठो, और इसके बारे में 2-2, 3-3 लाइन आपको डिफाइन करना होगा। तो इसी के साथ वित्तीय बाजार के उपकरण टॉपिक हमारा समाप्त होता है। वीडियो हमारा कैसा लगा ये लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कंटिन्यू इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहें, आपका कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। ये भी चीज़ नहीं है कि किताब का रटा रटाया आपको इस पर बताया जा रहा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो व्यवहारिक जीवन में यूज होता है केवल उसी के बारे में ही बताया जा रहा है। आप अपने शब्दों में इसे एक्सप्लेन करके, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। सपोज दैट क्वेश्चन मान लीजिए कि आया आपका ये, मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिएगा। जब भी एग्जाम में आएगा तो आप भी इसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे प्रेजेंटेशन अपना दीजिएगा लिखने का, ताकि एग्जामिनर प्रभावित हो जाए। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, आप इसे कैसा लिख सकते हैं, किस तरह बेहतर कर सकते हैं, वो सारा आपके ऊपर। ये केवल मैंने आपको गाइडलाइन के तौर पर दिया है। इसको पढ़ने के बाद से आप टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बिना टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा उतना शब्दावली आपको मिलना कठिन हो जाएगा। मान लीजिए कि मैंने सामान्य अर्थों में बताया और आप इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। उसके बाद जब लिखेंगे तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बेहतर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।